Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए वायुमंडल किस प्रकार व्यवहार करेगा ये बताया। पृथ्वी से भेजी जाने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए वायुमंडल किस प्रकार व्यवहार करेगा ये भी आपको बताया। साथ साथ मैंने आपको ग्रीन हाउस प्रभाव की परिभाषा भी दी। सही बोल रहा हूं? Yes, sir. है ना? ओके। तो इतनी बातें अगर हम लोगों को क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आज की क्लास जो शुरू करूंगा वो ग्रीन हाउस प्रभाव से ही शुरू करूंगा, राइट? ग्रीन हाउस प्रभाव में मेन रूप से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रभाव होता है? अवरक्त प्रकाश। वेरी गुड। ये आप लोगों ने बोला अवरक्त प्रकाश। सही बोल रहा हूं? समझ में आता है आपको? अच्छी बातें बताते जाना है। लाला जित्य आई है पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी। जित्य आवे वायुमंडल और जित्य आवे सूर्य। क्लियर? सूर्य से अवरक्त प्रकाश आ रहा है। कौन सा अवरक्त प्रकाश वायुमंडल को पार करके जमीन में पहुंच जाता है? लघु तरंग दैर्घ्य। लघु तरंग दैर्घ्य कम है तो आवृत्ति ज्यादा, आवृत्ति ज्यादा तो आरंपार। याद है? तो लघु तरंग दैर्घ्य वाला अवरक्त प्रकाश पृथ्वी में आया, इससे पृथ्वी कैसी हो गई? गर्म हो गई। दिन में या रात में? दिन में। फिर शाम हो गई। शाम हो गई तो हर गर्म चीज ठंडी पड़ती है, ये भी ठंडी पड़ेगी। ये ठंडी पड़ेगी तो क्या करेगी? दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाला अवरक्त प्रकाश निकाल रही थी। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, है ना? दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाला अवरक्त प्रकाश निकाल रही थी। अब दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाला अवरक्त प्रकाश जो था वो वायुमंडल की निचली परतों द्वारा परावर्तित हो गया और वापस जमीन पर आ गया, जिसकी वजह से पृथ्वी गर्म बनी रही। लेकिन मान के चलो ये प्रकाश यहां से जा रहा है, इसी से ही तो परावर्तित होकर वापस लौट के आ रहा है। अगर वायुमंडल ही नहीं होता तो ये पार कर जाती, वापस लौट कर नहीं आ पाती। तो पृथ्वी पर ताप और ज्यादा गर्म हो जाता है या ठंडा हो जाता है? वो पूछता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो ऐसी स्थिति में क्या होता? तो पृथ्वी का ताप वर्तमान ताप से कम होता। नहीं, यही बात समझ गए? सीन क्लियर है? इसके बाद एक नोट दिया है, उसे पढ़ लो। नहीं दिया सुनाई? मैंने अभी जो भी बोला आपको सुनाई दिया? नहीं दिया। ओके। अब दे रहा है? अब दे रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। मनुष्य मैं जो बोल रहा हूं वो ध्वनि तरंगे हैं और वो ध्वनि तरंगे आपका कान सुन रहा है। अगर मेरे मुंह से जो ध्वनि तरंगे निकल रही हैं उन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होगी। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बोल दूं, चाहे बोल दूं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो यानी 20,000 ही होता है। क्लियर? यदि मेरे द्वारा कही गई ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है तो मेरी द्वारा कही गई आवाज को आप सुन पाएंगे। लेकिन अगर मेरे द्वारा कही गई ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो तो ऐसी ध्वनि तरंगों को आप सुन नहीं सकते। क्लियर? यानी जो श्रव्य आवृत्ति परास होती है ना? श्रव्य आवृत्ति परास कोई पूछे कितनी होती है, यानी वो ध्वनि तरंगे जिन्हें आप सुन सकते हो उनकी आवृत्ति परास कितनी होती है, उनकी रेंज कितनी होती है, तो बोलना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कोटियों में कईयों बार आ चुका है, आपको बिल्कुल घुटाया होना चाहिए। समझ गए? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगों को हम लोग नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की तरंगों को हम लोग नहीं सुन सकते। इन ध्वनि तरंगों को कुत्ते सुन लेते हैं। कौन सुन लेते हैं? आपको सुनाई दिया था? नहीं दिया था ना? इसका मतलब क्या है? नहीं, मतलब समझ गया ना मेरी बात को? क्लियर है सभी लोग? क्लियर? तो वही लिखा हुआ है श्रव्य आवृत्ति परास, एक नोट में दी गई होगी, पढ़ लो। इसके बाद एक और नोट हमको दिया है उसी कड़ी में। एक बात बताओ, बताओगे? हाँ, बताए दियो। सुने, मान के चलिए आप हनुमान चौराहे पे रहते हैं, या मान के चलिए ऐसे नहीं, आप ऐसे समझो आप ग्वालियर में रहते हैं
और दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, हाँ चलेंगे, ले चलेंगे। ग्वालियर में हो आप और आपको दिल्ली जाना है तो सीधा घर से निकल के पैदल चलना शुरू कर दोगे? नहीं, लदोगे? लदेंगे। क्लियर? यानी आप अपने घर से निकलेंगे और आपको दिल्ली जाना है तो आप पैदल नहीं जाएंगे, आपको एक वाहन लगेगा। सही बोल रहा? उस वाहन पे आप लदेंगे, हैं? यानी उसके ऊपर आरोपित होंगे, यानी आप उसके ऊपर अध्यारोपित होंगे। क्या होंगे? अध्यारोपण का मतलब ये होता है एक चीज के ऊपर दूसरी चीज का बैठना, उसे बोलते हैं अध्यारोपण। समझ में आ रही बात? और इस प्रक्रिया को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या? हाँ, मॉड्यूलेशन। वहां पे लदोगे, लद के जावी जाना है, बनो जाओगे, फिर उसके बाद वहां से हट जाओगे, इसको बोलते हैं वी मॉड्यूलेशन। समझ गए? मॉड्यूलेशन और वी मॉड्यूलेशन मतलब लदना और वी मॉड्यूलेशन मतलब अलग होना। कहानी समझ में आई? अब सुनो ध्यान से, समझ में आया ना? मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? लदना। बस शॉर्ट में याद रखना, लदना। क्लियर? अब को लद रहा है, सुनो जो मैं बोल रहा हूं वो श्रव्य आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है? श्रव्य आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है, अगर मैं सोचूं जनते बोलूंगा बंबई में सुनाई दे जाए तो सुनाई देंगी क्या? नहीं देंगी ना। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं, आपके लिए थोड़ा आसानी कर रहा हूं। तो श्रव्य आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजने से, जैसे आप तो सिंपल में समझे, श्रव्य आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें मेरे मुंह से निकल रही है, अब उसे कहां तक जाना है? मुंबई तक। तुम तक ही जाना है, फिलहाल तो तुम ही ले लो, तुम तक जाना है, तुम तक जाना है। क्लियर? तो वो पैदल नहीं जाती, उनको वाहन लगता है। क्लियर? और यहां पर वाहन कौन है? सुन लो, रेडियो आवृत्ति की वाहक तरंगें। रेडियो तरंगें आ रही है ना, वो रेडियो तरंगों को हम लोग वाहक तरंगें भी बोलते हैं। तो रेडियो आवृत्ति की वाहक तरंगों पे वो अध्यारोपित होती है। नहीं, यही बात समझ, इस घटना को मॉड्यूलेशन कहते हैं। श्रव्य आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजने से पहले उन्हें रेडियो आवृत्ति की तरंगों के ऊपर अध्यारोपित कराना मॉड्यूलेशन कहलाता है। नहीं, यही बात क्लियर है? और श्रव्य आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों को रेडियो तरंगों से अलग कर देना वी मॉड्यूलेशन कहलाता है। अब वी मॉड्यूलेशन तो आपके सिलेबस में रहा नहीं, तो मॉड्यूलेशन समझ में आ गया? क्लियर? क्या बोला मैंने? श्रव्य आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजने से पहले उन्हें रेडियो आवृत्ति की वाहक तरंगों के ऊपर अध्यारोपित कराना मॉड्यूलेशन कहलाता है। नहीं, यही बात समझ? सीन क्लियर है? पढ़ लो, समझ जाओगे, फिर आगे की बात करूंगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हमको रेडियो तरंगों का संचरण किस प्रकार किया जाता है समझाइए, है ना? तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे, इससे पहले हम लोग पीछे एक क्वेश्चन छोड़ के आए हैं। रेडियो तरंगों के प्रसारण में आयन मंडल की भूमिका समझाइए। राइट? क्लियर? कौन से पेज नंबर पे है? पेज नंबर 5 या 6 पे होगा। रेडियो तरंगों के प्रसारण में आयन मंडल की भूमिका समझाइए। तो लाला भूमिका तो वही बाढ़ में पहले समझें, क्योंकि इसमें इस प्रश्न को समझने के लिए चैप्टर नंबर 9 जो मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा उसकी कॉन्सेप्ट भी इसमें लगेंगे। समझ में आ रही बात? तो पहले मैं वो समझाऊंगा आपको, आप उसे बारीकी से अच्छे से समझ लें। क्लियर? क्योंकि आज भले ही शॉर्ट में समझाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में नहीं, डिटेल में ही समझाऊंगा। आज ही समझा दूंगा, जिससे उस टाइम पढ़ाऊंगा तो आपको आसान होगा। क्लियर? वहां भी आपको पढ़ना पड़ेगा 9 में दोबारा। क्लियर? लेकिन आज इस प्रश्न को समझने के लिए उसका आना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? चलूं आगे। तो रेडियो तरंगों के प्रसारण में आयन मंडल की भूमिका समझाएंगे बाद में। सबसे पहले कुछ चीजें समझा रहे हैं आपको। आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा विरल माध्यम, सघन माध्यम, सुना है? मुझे बताओ, हवा पानी, हवा और पानी, इनमें कौन सा विरल है, कौन सा सघन है? हवा विरल है और पानी सघन है। पानी और मटर पनीर, पानी विरल है जाओ, मटर पनीर और खोआ, खोआ सघन है जाओ, मटर पनीर विरल है जाओ। मतलब समझिए, जो पत्थरों होते थे विरल, जो गाढ़ होते थे सघन। जानते हो? को पूछे हो तो बता दोगे। कोई चीजें आसानी से इधर उधर प्रवाहित हो रही हैं
तो इसका मतलब क्या है, वो कैसा माध्यम होगा, विरल। समझ गए, समझदार। तो सुनो लाला, ये भी आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। मैं मर जाऊं कसम से। क्लियर है आप लोगों को ये बात? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। आइए देखते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। आओ मान के चलिए ये सघन माध्यम है, सॉरी, जिस हिसाब से इस प्रश्न में उसी हिसाब से ले रहा हूं मैं, जिससे आपको सरल लगे थोड़ा सा, है ना। ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, ठीक है। ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आ रही, ठीक है। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है या नहीं है? है। ये कौन सी किरण है? ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पे ये मैंने क्या डाल दिया? अविलंब। जान तो जानकार हो, तुम ऐसी बात ना है, अच्छे बच्चा। अब जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से, अच्छा, तो जाए कायदे से तो इसे ऐसे जाना चाहिए था। अब मुझे इसे अविलंब से दूर हटाना है, तो कैसे हटाऊं? जालन सरकाऊं कि बालन सरकाऊं? मतलब ऐसे 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 बोलो, सही बोल रहा। अब ये किरण जो निकल जाएगी, तो ये सीधी तो नहीं गई, अपने मार्ग से अच्छा विचलित भी जानते हो? अच्छा, कौन सा कोण है? आपतन कोण। आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण, परावर्तन तो ही ना रोजा में, अपवर्तन है। अपवर्तित किरण अविलंब से जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। समझते जाना है? समझ गए? जो कहते समझ गए? सोच ले। जिन लोगों के पास मेरे पुराने नोट्स हो, चैप्टर 9 में जाके आज पढ़ लेना कुछ एक चीजें जो बताऊंगा वो, ठीक है। तो वही तैयार भी हो जाएगा आपका। समझ गए? चलो अब मैं यही चित्र दोबारा बना रहा हूं, ठीक है। बताओ मैंने क्या बढ़ा दिया? आपतन कोण बढ़ा दिया। आपतन कोण बढ़ा दिया। अब कायदे से इस किरण को सघन से विरल हुई, अविलंब से दूर हटाएगी, तो ये किधर की तरफ जानी चाहिए? न कौन जो आ जाएगी। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? अच्छा, अब मैंने आपतन कोण इतना बढ़ा दिया कि अपवर्तित किरण अब यूं जाने की वजह ऐसी हो गई। बता सकते हो अपवर्तन कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया। तो इस समय पे जो आपतन कोण है ना, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। क्लियर? नहीं, यही बात है। कोई पूछे क्रांतिक कोण क्या होता है, तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान। जैसे सेंचुरी क्या है? खेलते समय रनों का वह स्कोर जिस पर खिलाड़ी 100 रन पूरे कर लेता है उसे सेंचुरी कहते हैं। इसी तरह क्रांतिक कोण क्या है? क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। ये क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखी हुई है चैप्टर 9 में। अगर किसी के पास पुराने नोट्स पढ़े हो तो देख लेना, घर में जाके याद हो जाएगा भाई, ठीक है ना। और आगे सुना, आपने ये देखा आपतित किरण में न्यो बढ़ा जा रहा हूं, तो अपवर्तित किरण न्यो है जा रही है ना, है रही है। आओ, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से कम था तो किरण विचलित होते हुए पार चली गई। आओ, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से सॉरी अभी तो बताइए ना। क्रांतिक कोण समझ गए? क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है, क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। जेवाई किरण न्यो से रख रही है तो जेवाई किरण न्यो आ रही है। अब आपतन कोण का मान किससे ज्यादा हो गया? क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो गया। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से और ज्यादा हो गया, यानी किरण ने को न्यो है गई। अब जी कैसे है जाएगी? जे न्यो है जाएगी नहीं है जाएगी।
बोलो, रह जाएगी ना? नहीं आई बात समझ में? अपवर्तन की घटना हुई नहीं हुई? अपवर्तन में प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जहां में तो दूसरे में गई नहीं, टकराए के वही माध्यम में लौट आई। इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। अब ये होती क्या है सुनो। सघन माध्यम में, धीरे धीरे बोलूंगा, चित्र पर फोकस करना। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर, क्या? पूरा बोलो, पूरा। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर प्रकाश की किरण का सघन और विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ से पूर्ण परावर्तन हो जाता है। ये क्या है? ये लाइन क्या है? सीमा पृष्ठ। किसका? सघन और विरल माध्यम का, है ना? सघन और विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ से पूर्ण परावर्तन हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट लगेगा जब मैं प्रश्न समझाऊंगा। तो सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर प्रकाश की किरण का सघन और विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ से पूर्ण परावर्तन हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। क्लियर है? सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर प्रकाश की किरण का सघन विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ से पूर्ण परावर्तन हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। को परेशानी बोलो तो ना लगे, लग जाए, होगा कर दो काम। क्लियर? आवृत्ति ज्यादा नहीं, वो तो ठीक है। आवृत्ति ज्यादा आरंपार, आवृत्ति कम। हाँ, याद है ना? भूले तो ना ना। अगर आपतन कोण का मान एक विशेष कोण यानी कि क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा? पूर्ण परावर्तन हो जाएगा। पूर्ण परावर्तन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से कम हुआ तो किरण विचलित हो जाएगी, आया तो ठीक है। अब मैं आपको जिस प्रश्न पे ले चल रहा हूं उसी पे आ जाओ। रेडियो तरंगों के प्रसारण में आयन मंडल की भूमिका। आइए देखते हैं रेडियो तरंगों के प्रसारण में आयन मंडल की क्या भूमिका है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, रेडी? चलो, ये है अपनी कौन? पृथ्वी। और ये एंटीना है। कौन सी टीना है? एंटीना है। क्लियर? ये लाला क्या बना रहा हूं? ये वायुमंडल। क्लियर? ये वायुमंडल में ही मैंने दुनिया भर की चीजें ना दिखाई, मैं केवल तुम्हें आयन मंडल दिखा रहा हूं। कौन सा मंडल दिखा रहा हूं? आयन मंडल। ठीक है? अब यहां से रेडियो आवृत्ति की तरंगें आ रही हैं, समझ? अच्छा, आयन मंडल में दुनिया भर की परतें हैं, ली परत, ई परत, ऐसे बताया था ना ये सब है। मान लो डी परत हो गई, ई हो गई, F1 हो गई, F2 हो गई, हो गई। क्लियर? सुन लेना अल्लाह। अब ये प्रेषित एंटीना है, इसको बोलते हैं अभिग्राही एंटीना। यानी यहां से तरंग आएगी, परावर्तित होगी, यहां पर पहुंच जाएगी। नहीं पास समझ? क्लियर? आपके घरों में टीवी पे सिग्नल आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो भेजे जा रहे हैं। जहां से भेजे जा रहे हैं वो प्रेषित एंटीना, जहां पर प्राप्त किए जा रहे हैं वो अभिग्राही एंटीना। कहानी समझ में आ रही है? सुनिएगा, यहां से मैंने अच्छा रेडियो आवृत्ति की तरंगें भेज रहा हूं तो सुना आयन मंडल में गैसें वैसे होती, गैसें वैसे होंगी तो गैसें आयनित हो जाएंगी। गैसें आयनित हो जाएंगी तो बहुत अधिक तादाद में धनायन और ऋणायन पैदा हो जाएंगे जो इधर उधर गति करने लगेंगे। तो इसका मतलब ये कौन सा माध्यम हो गया? विरल या सघन? विरल, क्योंकि ये आसानी से इधर उधर गति करने लगे तो ये विरल माध्यम की तरह व्यवहार करने लगा। ये आयनित माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम की तरह व्यवहार करने लगा। कौन सा माध्यम की तरह व्यवहार करने लगा? ये कौन सा माध्यम की तरह व्यवहार करने लगा? और ये नीचे वाला कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। सघन माध्यम है यानी सघन माध्यम है। क्लियर? ये आयनित है या अनायनित है? ये अनायनित है और ये ऊपर वाला आयनित है। समझ गया ना? मैंने लिखने के लिए आपको समझा दिया। अब ये प्रकाश की किरण निकाल आ रही है। प्रकाश की किरण कहाँ? ठंडी है। रेडियो आवृत्ति की तरंगें आ रही हैं। कहाँ आ रही हैं? रेडियो आवृत्ति की तरंगें। जैसे ही रेडियो आवृत्ति रेडियो आवृत्ति की तरंगें आ रही हैं। अब जो उच्च आवृत्ति की तरंगें होंगी,
उच्चावृत्ति, उच्च आवृत्ति, आरंपार, उच्चावृत्ति आरंपार, उच्चावृत्ति आरंपार। उच्चावृत्ति की तरंगें आ रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी, अपने मार्ग से विचलित विचलित हो आके पार रह जानी। नहीं यही बात समझ गए? समझ गए कहानी? अच्छा, लुच्चावृत्ति वाली, कम आवृत्ति, कम आवृत्ति, कम आवृत्ति वाली जो रेडियो तरंगें होंगी, कम आवृत्ति वाली जो रेडियो तरंगें होंगी, कम आवृत्ति यानी लोअर पार। तो कम आवृत्ति वाली रेडियो तरंगें जब नीचे के अनायनित माध्यम से आयनित माध्यम में प्रवेश कर रही है, अनायनित माध्यम से आयनित माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो सपोज करो ये किरण आई, यहीं पर मैंने कोई अवलंब खींच दिया, तो ये कौन सा कोण हो गया? अगर इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हुआ तो पूर्णांतरिक परावर्तन घटना हो जाएगी और किरणें अभिग्राही एंटीना पे पहुंच जाएंगी। इस तरीके से रेडियो तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए। नहीं है, नहीं है। सीन क्लियर है? तंत्र पर रहो है पक्का? ठीक है, मैंने तसल्ली से आराम से पढ़ो, कोई गाई नहीं है। ठीक है, क्लियर? 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जो लग रहे हैं लगाओ, लेकिन तसल्ली से पढ़ो, समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न सभी को क्लियर है। क्लियर? रेडियो तरंगों के प्रसारण में आयन मंडल का क्या रोल है? रेडियो तरंगें प्रसारित ही तो कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह तो पहुंचा रहे हो, तो इसको प्रसारित करने के लिए आयन मंडल की क्या भूमिका है, आपको समझ में आई? अब वो कह रहा है रेडियो तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हमारे पास कितनी विधियां हैं। तो कुछ एक विधियां हैं हमारे पास। कौन कौन सी विधियां हैं वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। आर यू रेडी? रेडी? आइए देखते हैं। तो कह रहा है रेडियो तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए आपके पास कितनी विधियां हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो मैं करूं वर्णन कर रहा हूं। वर्णन करूंगा 2 मिनट बाद। पहले आप मुझे एक बात बताइए, बताओगे? बताइए कौन सा बता रहे हो? मान के चलो जो मैंने एक हॉल बना हुआ है, क्या बना हुआ है? 2 हॉल बना रहा हूं। क्लियर? 2 हॉल बना रहा हूं। एक हॉल 0, समझ गए? ये हॉल है, ये आप खड़े, ठीक है? और एक और हॉल है, ये हॉल है। ये जो ऊंचाई है, ये दिख रही है तुम्हें, और ये जो ऊंचाई है ना, ये ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा ऊंचाई है, समझ गए ना? बहुत ज्यादा ऊंचाई है, ये हॉल है। अच्छा, जाको एंड का खत्म ना है, एंड बहुत बड़ा है, ठीक है? अब मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे हाथ में मैं खंडा दे रहा हूँ, एक बंदा खड़ा है, एक बंदा खड़ा, दो एक जैसे ही बंदा है, 2 के हाथ में एक खंडा दे दो है, मैंने फेंको, मैंने कही फेंको। तो कौन सा ज्यादा ऊंचाई की बात मैं कर रहा हूँ, कौन सा ज्यादा दूरी तक फेंक पाओ? ऊपर बहुत ज्यादा दूरी तक फेंक पाओ, जे नहीं फेंक पाओ। क्यों? क्योंकि जैसे ही फेंके वो छत अड़ेगी, अड़ेगी नहीं अड़ेगी? अड़ेगी, बोलो, छत अड़ेगी। जहां में ऊंचाई ज्यादा है तो ज्यादा दूरी तक फेंक पाओ, और ऊंचाई होती बहुत दूरी न फेंक ले। तो जो मैंने बोली समझ में आई कि ना नहीं आई? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? यहाँ पर चूंकि मुझे हॉल की ऊंचाई ज्यादा दिख रही है, इस वजह से यहाँ पर ज्यादा दूरी तक फेंक पाएगा। सही बोल रहा हूँ? लेकिन यहाँ पर नए कई दूरी में अड़के नीचे आ जाएगा। सांची कह दी, कछु गलत कह दी, मैंने कह दी हो तो बताओ आप, नाने तो फिर सुनो आप। अब आप ध्यान से सुनना। अब मैं आपको बताता हूँ रेडियो तरंगों के संचरण की विभिन्न विधियां। रेडी? चलो। नालायकों रेडियो तरंगों के संचरण की कुल 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। सबसे पहली विधि भूतरंग विधि। क्लियर? भूतरंग मत पढ़ना। क्लियर? भूतरंग विधि। क्लियर? भूतरंग विधि। दूसरी होती है आकाश तरंग विधि। कौन सी? और तीसरी होती है व्योम तरंग विधि। कौन सी? हाँ, भूतरंग विधि, आकाश तरंग विधि और व्योम तरंग विधि। भूतरंग विधि जो होती है, भूतरंग विधि, इससे हम लोग 1500 किलो हर्ट्ज आवृत्ति तक की तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं।
आकाश तरंग विधि जो होती है उससे 2000 किलो हर्ट्ज आवृत्ति तक की तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। और व्योम तरंग विधि से हम लोग 40 मेगा हर्ट्ज, किलो मेगा बहुत बड़ी हो गई है ना। व्योम तरंग विधि से हम लोग 40 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति की तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। क्लियर, इसमें समझ गए सबसे अधिक आवृत्ति वाली कौन सी है? व्योम तरंग विधि। आवृत्ति ज्यादा तो तरंग लघु या दीर्घ, इसीलिए हम लोग इसे लघु तरंग बैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु तरंग बैंड। खैर जो भी अपने को ज्यादा दिमाग में नहीं लेना, बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो रेडियो तरंगों के संचरण की विभिन्न विधियों का वर्णन मैं आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला मैं वर्णन जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं भूतरंग विधि का। काय का? भूतरंग विधि का। तो भूतरंग विधि का अगर मैं बात करूं भूतरंग विधि की, तो गौर से देखिएगा सभी लोग ऑन द बोर्ड। ये है अपनी पृथ्वी, ये हो गया अपना, बोलो क्या? पूरा बोलो, प्रेषित एंटीना। और ये अभिग्राही एंटीना। और जित आई है लाल रे, ठीक है। ये को है वो, ये वायुमंडल। सबसे ऊपर वाला मंडल आयन मंडल, ठीक है। सबसे नीचे वाला मंडल क्षोभ मंडल। कहा? जी हाँ, जी हाँ मेरे भाई, क्षोभ मंडल। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ भूतरंग विधि। भूतरंग विधि, भू माने पृथ्वी। यहाँ पर क्या होता है, भूतरंग विधि में हम लोग जो सिग्नल भेजते हैं, रेडियो तरंगें भेजते हैं, वो पृथ्वी तल के अनुदिश भेजते हैं। पृथ्वी ये वक्राकार आकृति है, तो पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। क्लियर है? पृथ्वी के अंदर घुमाव है, इस घुमाव के कारण सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल मुड़ जाता है। कहानी समझ में आ रही है? इस विधि को बोलते हैं भूतरंग विधि। भूतरंग विधि के जरिए हम लोग 1500 किलो हर्ट्ज आवृत्ति तक की रेडियो तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। समझ में आ रही है बात? इसे हम लोग मीडियम तरंग बैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियम तरंग बैंड। क्लियर, याद रहेगा आपको, शॉर्ट में मैंने लिख दिया मीडियम तरंग बैंड। क्लियर। इसके बाद अगला आता है हमारा आकाश तरंग विधि। आकाश तरंग विधि में हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी से अल्प कोण बनाते हुए, पृथ्वी से कुछ कोण बनाते हुए, अल्प कोण बनाते हुए हम इन तरंगों को वायुमंडल की तरफ भेजते हैं। तो ये तरंगें जब वायुमंडल की तरफ जाती हैं तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल, उससे टकराकर ये किरणें अभिग्राही एंटीना पर पहुंच जाती हैं। कहानी समझ में आ रही है? आकाश तरंग विधि द्वारा 2000 किलो हर्ट्ज आवृत्ति तक की तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। क्लियर। तीसरी आती है व्योम तरंग विधि। व्योम तरंग विधि से हम लोग 40 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति तक की तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। इसे लघु तरंग बैंड भी कहते हैं। इसमें प्रेषित एंटीना से सिग्नल लगभग ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। क्लियर। चूंकि इनकी आवृत्ति ज्यादा है तो वायुमंडल को और चीरेंगे ये यहाँ तक। अब यहाँ पर फिर वही कहानी, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होने पर कहानी समझ आनी है वाला कॉन्सेप्ट। तो ये पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया, अभिग्राही एंटीना पहुंच जाती है। क्लियर है? अब आप ही बता दो और सोच समझ के जवाब देना। जीव तुमने देख ली हो, जीव तुमने देख ली। दीर्घ दूरी प्रसारण के लिए कौन सा? समझ गए? क्योंकि ज्यादा ऊंचाई से होता है तो अत्यधिक दूरी तक है ना। दीर्घ दूरी प्रसारण के लिए हम लोग व्योम तरंग विधि का इस्तेमाल करते हैं, और अल्प दूरी तक प्रसारण के लिए आकाश तरंग विधि का उपयोग करते हैं। क्लियर। आकाश तरंग विधि में ये क्या है, कम दूरी तक जाएगी। वही छत वाला अभी एग्जाम्पल मैंने दिया था, हॉल वाला, समझ गए ना। ये नीचे की परतों से ही हो गया तो कम दूरी तक होगा, और ये ऊंची परतों से हो रहा है तो ये अधिक दूरी तक होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? खास बात ये है कि ये तरंग आवृत्तियां याद रखना। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? तो रेडियो तरंगों के संचरण की कितनी विधियां अपने पास? 3 विधियां। कौन कौन सी? भूतरंग विधि, आकाश तरंग विधि, व्योम तरंग विधि। दीर्घ दूरी प्रसारण के लिए हाँ व्योम तरंग विधि का। आवृत्ति पर समझ में आ रही है? 1500, फिर 1500 से 2000, फिर 40 मेगाहर्ट्ज। क्लियर। पढ़ लो, आप लोग समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा है सभी को? अगर आप लोग ये देख पा रहे हैं तो गौर से सुनिएगा। आयन मंडल अधिक से अधिक कितनी आवृत्ति तक की तरंगों को परावर्तित कर देंगे? लेकिन अगर मान के चलिए किसी तरंग की आवृत्ति 100 मेगाहर्ट्ज है, 200 मेगाहर्ट्ज है, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए यहाँ से अगर तरंग भेजी जाएगी तो?
आवृत्ति ज्यादा, तो कमीनो 40 मेगाहर्ट्ज के बजाय मैं 100 मेगाहर्ट्ज कर रहा हूँ, पार रह जाएंगी। मानते हो है ना? क्लियर? अच्छा, अब पार रह जाएंगी। अब मान के चलो टीवी सिग्नल होता है, टीवी सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। अब टीवी सिग्नल के लिए जो तरंगे हम लोग भेजते हैं उनकी आवृत्ति 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज होती है। तो वो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाएं? तो वो क्या होता है, चूंकि इनकी आवृत्ति 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज होती है टीवी सिग्नल की आवृत्ति, तो वे तो सीधे वायुमंडल है पार कर जाएंगे, जालंग पहुंचेंगे ही नहीं। जहां पे हम डांट देते हैं उपग्रह, सैटेलाइट, उपग्रह सिग्नलों को प्राप्त करते हैं और फिर वापस वहां से अपग्रह एंटीना पहुंचा देते हैं। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर है? नहीं आई? यानी अगर कोई ना पूछे काय भैया आयन मंडल से हम लोग टीवी सिग्नल वगैरह के सिग्नल परावर्तित कर पाएंगे का? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इनकी आवृत्ति परास 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज के बीच की होती है। तो टीवी सिग्नल वगैरह हम यूं चाहेंगे आयन मंडल से परावर्तित हो जाए तो नहीं है पाएंगे। इनके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? सैटेलाइट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। नोट हुए जाके बाद को प्रश्न हुए चिपकाऊ फटाफट। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।